तो आज का सेशन हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले देख चुके हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे तमाम बॉडीज के अंदर मैसेज को कैरी करता है, दिमाग से किसी भी ऑर्गन तक मैसेज डिलीवर किए जाते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गन है वो कोई मखसूस काम सर अंजाम दे सके। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये दो सिस्टम पे मुश्तमिल होता है। एक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क होता है नर्व्स का। और ये जो नर्व्स हैं ये कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तमाम बॉडी के पार्ट्स के साथ। न्यूरॉन ये जो नर्वस सिस्टम है इसका आप कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। जिस तरह हम एटम की बात करते हैं कि एटम किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सिमिलरली जो नर्वस सिस्टम है इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बेस आप कह सकते हैं वो न्यूरॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। एक किडनी का भी पूछा जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो इसलिए न्यूरॉन को आपने याद रखना है कि ये सेंट्रल नर्वस पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं। और इसके अंदर तमाम जो इसका मोस्ट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है वो भी मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म का भी मोस्टली पार्ट मौजूद होता है। फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, ये फाइन प्रोजेक्शन का मतलब है शाखें। जो शाखें निकलती हैं उन्हें फाइन प्रोजेक्शन कहा गया है। ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज, जो कि मैसेज रिसीव करते हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। द लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, जो लंबी एक शाख होती है उसे एक्सॉन कहा जाता है। मैं यहाँ पे एनोएट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये डेंड्राइट्स हैं, यानी छोटी छोटी जो शाखें निकली ये डेंड्राइट्स है, ये सारा न्यूक्लियस है। और यहाँ से एक लंबी जो शाख निकलेगी ये जो है ये कहलाती है एक्सॉन। और इसके बाद impulse may travel as fast as 150 मीटर पर सेकंड और एज लो एज 0.2 मीटर पर सेकंड। जी यहाँ पे बताया गया है कि जो नर्व है वो एक केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक्सॉन के बंडल्स मौजूद होते हैं, और ये सारी सारी चीजें जो है इनक्लोज होती हैं कॉमन शेथ के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को फंक्शन के लिहाज से तीन किस्म में डिवाइड किया गया है। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये इम्पल्सिस को कैरी करती हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से ये इम्पल्सिस को कैरी करती हैं। सेंस ऑर्गन हम पहले पढ़ चुके हैं, टंग है, जो हमारी स्किन है, ईयर्स हैं, आईज हैं, और पांचवी इसी तरह एक और सेंस ऑर्गन थी। तो वहां से ये इम्पल्सिस को कैरी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आती हैं। इसी तरह मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, ये नर्व इम्पल्सिस को कैरी करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके एफेक्टर तक लेके जाती हैं। और एफेक्टर्स कौन सी चीजें हैं, मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा इंटर न्यूरॉन्स हैं। इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट करती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को, ये इन दोनों के दरमियान राब्ते का काम करती हैं। नेक्स्ट है ब्रेन। इंसानी जो ब्रेन है ये एक स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर महफूज होता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। और हमारे जो ब्रेन इसके तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अच्छा, इसकी पिक्चर जो है वो मैं आपको बाद में इसके साथ अटैच करके भेज दूंगा, वहां से आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि दिमाग के कितने हिस्से हैं और किस तरह आपस में कनेक्ट है, और उनके नाम भी साथ मेंशन होंगे। सेरिब्रम ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। अच्छा, वैसे अगर मेजर पार्ट देखा जाए तो फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन चूंकि हम देख चुके हैं कि फोर ब्रेन जो है वो भी आगे तीन हिस्सों में तकसीम है, तो उन तीन हिस्सों में फिर जो सबसे बड़ा है वो है सेरिब्रम पार्ट। सेरिब्रम के अंदर देयर इज स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलेमस कहा जाता है। और इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये उसी थैलेमस के नीचे एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और इसका काम होता है बॉडी का टेम्परेचर, भूख और प्यास को कंट्रोल करना। मिड ब्रेन की बात करें तो ये मेजर आपने पॉइंट याद रखना कि मेजर जो दिमाग के वो तीन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आगे हर हिस्से के अपने फिर आगे कुछ फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं। तो मिड ब्रेन जो है ये स्मॉल पार्ट है ब्रेन का, और ये सेरिब्रम के नीचे होता है। ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से और फिर फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। हिंड ब्रेन ये भी तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है, यानी आप देख सकते हैं कि जो पहला फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन ये दोनों ही तीन तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है, जबकि जो मिड ब्रेन है इसका कोई आगे को फर्दर पार्ट नहीं है। तो इसके तीन हिस्से कौन से हैं, सेरिबलम है, पोन्स है और मेडुला ओब्लांगेटा है। सेरिबलम ये लाई करता है बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, यानी ऊपर जो हम सेरिब्रम पढ़ चुके थे, फोर ब्रेन का एक हिस्सा था, ये उसकी बैक साइड पे होता है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, सांस लेने और हजमे के फंक्शन को कंट्रोल करता है। और ये वाइट पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि उस वक्त भी काम कर होता है जब दिमाग के बाकी तमाम हिस्से जो है वो सो रहे होते हैं। और दिमाग का वजन की बात की है यहाँ पे कि जो अडल्ट मैन है उसका वजन तकरीबन 1.5 केजी होता है। स्पाइनल कार्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है जिसे हम स्पाइनल कार्ड बायोलॉजी की टर्म में कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है, इसी मेडुला ओब्लांगेटा की एक एक्सटेंशन कहा जाता है स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है, जो कि बहुत एक लंबी आप कह सकते हैं नाली है जिसके अंदर ये मौजूद होता है। और ये जो रीढ़ की हड्डी है ये सारी सारी उसकी सेफ्टी के लिए होती है, स्पाइनल कार्ड की सेफ्टी के लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, नर्व्स का एक पूरा सिस्टम है। द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन और कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, जो दिमाग से नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, और जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और 31 जोड़े होते हैं स्पेनियल स्पाइनल नर्व्स के इंसानी जिस्म के अंदर। ये आपने तादाद याद रखनी है, क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े। स्टिमुलस क्या चीज है,
एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर, यानी आप यूं कह लें कि कोई भी ऐसी तब्दीली जो आपका बॉडी महसूस करता है उसे स्टिमुलस कहा जाता है। यानी अगर आपका हाथ जलता है तो इसका मतलब आपने कोई हार्डनेस या हार्ड बॉडी को टच किया है। अगर आपके पाँव में कोई कील चुभता है, कोई कांटा चुभता है, तो इसका मतलब है वो भी आपने एक फिनोमेना फील किया है। ये सारी चीजें स्टिमुलस कहलाती हैं। रिसेप्टर्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो ये चीजें सेंस कर रहे होते हैं, यानी स्टिमुलस को सेंस करने वाली जो चीजें हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे रिसेप्टर्स होते हैं। और अफेक्टर्स जो हैं, द मोटर न्यूरॉन्स व्हिच कैरी द नर्व इंपल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस रिस्पांस, यानी ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एक्चुअली, जो कि नर्व इंपल्सेस को कैरी करते हैं रिस्पांस पैदा करने के लिए। यानी अगर आपके पास आपके पाँव में कोई कील या कांटा चुभा है तो अफेक्टर्स के जरिए ये पैगाम जाता है उस बॉडी पार्ट पे, ताकि वो रिस्पांस पैदा करे। यानी पाँव पे एक इफेक्टर के जरिए पैगाम जाता है कि आप अपना पाँव ऊपर उठा लें, तो इस तरीके से पाँव जो है वो रिस्पांस देता है और वो पाँव ऊपर उठा लेता है। तो इसमें कौन से रोल प्ले करते हैं बॉडी आर्गन, मसल और ग्लैंड जो है ये बतौर इफेक्टर काम करते हैं, यानी पैगाम भेजते हैं और उस चीज को बचाया जाता है, जिसम को स्थिति को बचाया जाता है जो कि इस तरह की चीज को फील कर रहा होता है, चाहे ठंड है, चाहे गर्मी है, चाहे कोई चीज चुभ रही है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन्हें हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, जैसा कि बोलना, पढ़ना, खाना, सुनना वगैरह, ये सारे सारे वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम चाहे या ना चाहे हमारी बॉडी ने वो परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें मसलन सांस लेना है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारी आईज की ब्लिंकिंग है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इनवॉलंटरी एक्शन में आती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। सांस को भी आप यहाँ कोई सोच रहे हो कि सांस हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सांस भी आप चंद सेकंड के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लंबे वक्त के लिए आप इसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एंड इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टू स्टिमुलस, यानी वो स्टिमुलस जो आपने माहौल से आपको एक तब्दीली महसूस हुई थी, चाहे कांटा चुभा है, चाहे आपने किसी हार्ड बॉडी को टच कर लिया है, तो उसका जो एक इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पांस, यानी जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, आपको अचानक हाथ किसी गर्म चीज पे लगा, आपने बगैर सोचे समझे अपना हाथ जब उठा लिया, तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन था। तो जो एक इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क, ये आप उसी रिफ्लेक्स एक्शन को ही एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो पाथ इन्वॉल्व हुआ है इस पूरे काम के लिए, यानी जहां पे आपको एक कील चुभा वहां से, और रिसेप्टर जिसने ये महसूस किया, और फिर वो न्यूरॉन्स जो ये पैगाम लेके दिमाग तक कहीं के फलां जगह पे एक कील चुभा है या कोई हार्ड बॉडी ने टच कर लिया है, तो ये जितना भी पाथ इन्वॉल्व होता है उस जगह से लेके रास्ते में जो रिसेप्टर्स आ रहे हैं और दिमाग तक जो न्यूरॉन्स जा रही हैं, ये सारा का सारा जो पाथ है ये एक रिफ्लेक्स आर कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें रिफ्लेक्स आर्क में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, यानी हमारे जिसम से जो वेस्ट मटेरियल्स खारिज होते हैं उसका एक निज़ाम है, और इसमें पसीने वाला इसमें निज़ाम हम शामिल नहीं करेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। हालांकि पसीना भी जो है वो भी हमारे जिसम से खारिज होता है छोटे छोटे टाइनी होल्स के जरिए, लेकिन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम वो सिस्टम लेंगे जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है या जो स्टूल है वो खारिज होता है। तो ऑर्गन सिस्टम यूज टू रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, ये सारा का सारा जो सिस्टम है जो इन चीजों को खारिज करता है हमारी बॉडी से, उन्हें हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर क्या आ जाता है? पेयर ऑफ किडनी, यानी गुर्दे के दो दो आप एक जोड़ा कह लें, दो गुर्दे, और टू यूरेटर्स, दो यूरेटर आ जाते हैं। ये दो लंबी नालियां होती हैं जो गुर्दों के साथ जुड़ी होती हैं, उन्हें यूरेटर कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, वो दोनों नालियां जो है वो अटैच होती हैं फिर एक ब्लैडर के साथ, यानी अगर मैं इसको एनोएट करूं तो ये एक गुर्दा है, ये दूसरा गुर्दा है, तो ये एक यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी यूरेटर है, ये भी एक नाली है यूरेटर यूरेटर, और ये दोनों जुड़ी होती है यहाँ पे ब्लैडर के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। और फिर आगे इस ब्लैडर से जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेथ्रा के जरिए खारिज होता है, ये एक नाली होती है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये एक मुकम्मल सिस्टम, इसकी मैं पिक बाद में अटैच कर दूंगा। किडनी की शेप जो होती है वो बीन लाइक होती है, लोबिया की दाल जो होती है उसकी तरह ही होती है। नेफ्रॉन के बारे में, और ऊपर मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताया था। न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आप कह लें फंक्शनल यूनिट है, इसी तरह जो नेफ्रॉन है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ सॉरी किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर, जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये थोड़ा इसको मैंने इसलिए ऐड किया ताकि ये चूंकि यू शेप ऑर्गन था, जिस तरह स्टोमिक हमारा जे शेप होता है, तो ये इस तरह की चीज़ जो है थोड़ी यूनिक होती है, तो इसको भी आपने याद रखना है। किडनी के फंक्शन सभी को पता है, ये वाटर को और वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड से। हमारा ब्लड जो जिसमें सर्कुलेट कर होता है उसको फिल्टर करके उसमें से जो फासद मादा जात होते हैं उनको यूरिन के जरिए खारिज कर दिया जाता है। मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, मेल फंक्शनिंग मतलब है किडनी की खराबियां, या आप कह लें कि बीमारियां कह लें, या डिसऑर्डर कह लें। तो यहाँ पे परमिशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी लिखा हुआ है, तो परमिशन नहीं है, ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी, यानी किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा रीनल फेलियर, या आप कह लें कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द नीड टू वर्क, यानी किडनी मुकम्मल तौर पे जब फेल हो जाता है उसको रीनल फेलियर कहा जाता है, पार्शियल फेल हो जाता है या फिर मुकम्मल फेल हो जाता है। ये जो अमूमन लोग गुर्दे वाश करवाने जाते हैं वो इसी बीमारी का में मुब्तला होते हैं, रीनल फेलियर में उनके गुर्दे पार्शियल वर्क कर रहे होते हैं, बल्कि कई लोगों के तो काम करना छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करवाया जाता है? डायलिसिस के थ्रू करवाया जाता है, यानी कि उनके जो ब्लड है वो एक डायलाइजर मशीन है जिसके थ्रू उनके गुर्दे वाश किए जाते हैं, यानी गुर्दे खुद से यूरिन को वाश नहीं कर सकते, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो डायलाइजर से वही काम किया जाता है जो गुर्दे ने खुद करना होता है, और उसके जो वेस्ट मटेरियल है उनको सेपरेट किया जाता है और ब्लड को वाश कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी जब वो देखते हैं कि किडनी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है तो उसकी जगह एक नया जो किडनी है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी सेहतमंद बंदे को। और ये अमूमन टिश्यू मैचिंग करके घर का या फैमिली का कोई मेंबर ही लिया जाता है जो किडनी डोनेट करता है। टिश्यू मैचिंग इसमें बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज जो है वो जो एक काम करने वाला गुर्दा है वो भी तबाह हो सकता है। और
बंदे की अर्ली डेथ हो सकती है। सेल डिवीजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल के अंदर। दो स्टेजेस से गुजरता है सेल डिवीजन में। एक सेल जब डिवाइड होता है तो दो स्टेज से गुजरता है। एक उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है जिसे न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है, और दूसरी उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ये दो डिवीजन, दो स्टेजेस हैं सेल डिवीजन में। अब सेल डिवीजन की टाइप्स की बात करें तो ये भी दो टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इसके अलावा माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं पेरेंट सेल के और डॉटर सेल के, लेकिन मियोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें जो डॉटर सेल है उसके क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल के। इसके अलावा माइटोसिस जो है ये नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, जबकि जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, जैसे कि स्पर्म्स हो गए और इस तरह एग्स हो गए उनके अंदर। हेरिडिटी विरासत की बात करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी बच्चों में कलर ट्रांसफर होता है, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, ईयर लोब यानी ये जो कान के नीचे लू होती है, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। जबकि कटा हुआ हाथ हो गया, कटी हुई उंगली, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होती और ये हेरिडिटी कहलाती भी नहीं है। वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन ये है कि डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेम मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें आप देखेंगे तो हर एक का कलर, हर एक की हाइट, हर एक की जहानत सेम नहीं होगी बल्कि अलग होगी। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को वेरिएशन कहा जाता है। जीन की बात करें तो जीन जो है ये भी बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। यानी अभी तक हमने तीन फंक्शनल यूनिट पढ़े हैं, एक हमने नर्व सेल या न्यूरॉन पढ़ा है, एक हमने नेफ्रॉन पढ़ा है और एक अभी जीन पढ़ा है। तो हेरिडिटी का, विरासत का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। जीन जो है ये हमेशा प्रोटीन की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं और ये जोड़े की शक्ल में होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर वाक़ होते हैं और क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रैंड इन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड ये चीज थी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्रोमेटिड नहीं लिखा। तो क्रोमेटिड के बारे में ये कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी धागानुमा स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये मैं अगर फिक्र बनाऊं तो क्रोमोसोम एक्चुअली इस तरह होता है, ये इसका एक पार्ट होता है, ये दूसरा होता है, यहाँ पे जुड़े होते हैं, यहाँ से एक हिस्सा ये। तो ये क्रोमेटिड कहलाते हैं ये वाले, ये जहाँ पे जुड़े होते हैं ये सेंट्रोमियर कहलाता है। डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, विरासती मादा भी से कहा जाता है। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और सेंट्रोमियर ये मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। कुछ क्रोमोसोम की तादाद लिखी है, इंसानों में 46 होते हैं, बिल्ली में 30 होते हैं, प्याज में 16 होते हैं, बंदर में 48 होते हैं, मकई में 20 होते हैं और जो पी है मटर उसमें 14 होते हैं। डीएनए जो है इसके अंदर चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडिनाइन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए का जो मॉडल पेश किया था सबसे पहले वो वाटसन और क्रिक ने पेश किया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मीन कि दोहरा खामदार स्ट्रक्चर इस तरह करके, इस तरह का स्ट्रक्चर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का वाटसन और क्रिक ने पेश किया था। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में डिफरेंस ये है, जो हैप्लॉइड सेल होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स के जो सेट होते हैं वो सिंगल सेट होता है। हैप्लॉइड सेल कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जबकि जो डिप्लॉइड होता है उसके अंदर दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस से जो सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो माइटोसिस से डॉटर सेल बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों की बेहतरी के लिए यूज़ हो रही है आजकल हर चीज़ में, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे पोल्ट्री फार्म्स हैं, चाहे डेयरी फार्म्स हैं, हर जगह पे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो बेटरमेंट है, चीज़ों को जल्दी से तैयार करना या ज़्यादा मिकदार में हासिल करना, ये सारी सारी चीज़ें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में आ रही हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन से मुराद है कि डीएनए अपनी जब कापियाँ तैयार करता है तो उस प्रोसेस को डीएनए की रेप्लिकेशन कहा जाता है। स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स ए फॉरेन जीन इन इटसेल्फ, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर कोई फॉरेन जीन आ जाता है तो उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल विद इन 2 मिनट्स, यानी एक बैक्टीरिया का जो सेल है वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर। रिकम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो द अटैच जीन ऑफ, ये डेजर्ट प्रोटीन लिखा हुआ है यहाँ पे भी मिस्टेक है, वो प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए इज कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। ये बाद में करेक्ट करके मैं आपको भेज दूंगा। द अटैच जीन ऑफ इंसर्टेड प्रोटीन आई थिंक होगा, या अटैच्ड प्रोटीन, बगल से बाद में आप देख लीजिएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, हाँ जी डिजायर्ड प्रोटीन, ठीक है बिल्कुल जबरदस्त। द अटैच जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए, यानी इन दो चीजों का जो आप कह सकते हैं कलेक्शन है जीन की और प्लाज्मिड डीएनए की, तो इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम में द बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी वो बैक्टीरिया जो रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर मौजूद होता है उस बैक्टीरिया को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। तो ये एक बैक्टीरिया है इसलिए उसको बैक्टीरियम कहा जाता है, ज्यादा को बैक्टीरिया कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में
बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं, मसलन प्रोटीन्स की तैयारी में इंसुलिन एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अच्छा ये in genetic engineering genes of various useful proteins, insulin enzymes for the synthesis of various medicine vaccine are inserted in bacteria and desired proteins are obtained। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को यूज़ करके मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीज़ें तैयार की जा रही हैं मेडिसिन के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए। इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन, इंसुलिन जो है ये एनिमल प्रोटीन है और ये पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है और इसका काम होता है ये ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। अगर पेंक्रियाज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो राइज हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, मतलब है किसी को उल्ट उल्ट करने के अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इफ पेंक्रियाज डजंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, यानी अगर कम क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाज तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। तो इसका उल्ट कर लें, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि ये जो शुगर की बीमारी है जिसे डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है, ये इसी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं कि पेंक्रियाज का प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है और ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है या कम होता है। वैक्सीन सॉरी, इट इज़ अ मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस, यानी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कमजोर या तकरीबन मरे हुए पैथोजेंस मौजूद होते हैं। ये वो पैथोजेंस होते हैं जिन्होंने बीमारी फैलानी होती है। जिस तरह कोई भी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन है या चीचक की वैक्सीन है या पोलियो की वैक्सीन है, तो उसके अंदर उसी बीमारी के कमजोर जरासीम मौजूद होते हैं। तो जब वो हमारे जिसम के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं तो हमारा बॉडी समझता है कि इस पर कोई एक्सटर्नल अटैक हो गया है, तो हमारा जिसम उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बनाना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि वो कमजोर जम्स होते हैं पोलियो के या कोरोना के या चीचक खसरा के, तो वो चूंकि बीमारी तो नहीं फैला सकते, लेकिन उसकी वजह से हमारे जिसम जो है वो एक एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। वैक्सीन प्रिपेयर एंटीबॉडीज इन द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी वैक्सीन का ये काम होता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है हमारे जिस्म के अंदर। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन। क्लोनिंग ए टीचिंग साइंटिस्ट ए टेक्निक, क्लोनिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं टू मेक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कोई लिविंग थिंग है उसकी एग्जैक्ट कॉपी अगर तैयार करनी हो तो उस प्रोसेस को क्लोनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। और ये एक डोली शीप तैयार भी की गई है क्लोनिंग प्रोसेस के जरिए, यानी एक जिंदा जानदार का डीएनए लिया जाता है और फिर उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है जिसको ग्रो करके सेम उसी तरह का ऑर्गेनिज्म तैयार कर लिया जाता है। और इस एग्जाम्पल डोली शीप, और भी कई एग्जाम्पल हैं जो कि क्लोनिंग के थ्रू तैयार की गई हैं। एयर पोल्यूटेंट्स, जो वो वाले पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हवा को कंटेमिनेट करते हैं, आलूदा करते हैं, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे के सारे एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड अदर फ्यूल्स। जब भी कभी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो उस वक्त जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द पोल्यूटेंट ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर का पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हवा का एक पोल्यूटेंट कंसिडर किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में है कि ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, यानी किसी कोई बू नहीं होती, पॉइजनस होती है, जहरीली गैस होती है। पहले इसका एहसास होता है कि सर में दर्द हो रही है, ब्रेन डैमेज होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, ये भी इरिटेटिंग स्मेल है इसकी, इस ड्रेन से पैदा होती है, यानी जब बारिश में ये सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होता है तो बारिश जो वेस्टिक हो जाती है, सांस लेने में तंगी होती है, निमोनिया और फेफड़ों का कैंसर पैदा हो सकता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट को ये तबाह कर देता है फोटोसिंथेसिस का, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर होता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर टॉक्सिक, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे जहरीले हैं और इनका फेफड़ों के ऊपर शदीद इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, सूरज से जो रेडिएशन आती है वो जब जमीन से टकराती हैं और दोबारा वापस जाने की कोशिश करती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन को अपने आप से पास नहीं होने देती हैं और ये सारी सारी जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन है वो सारी सारी ट्रैप हो जाती हैं। तो इस इफेक्ट से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस तरह की जो गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि टेम्परेचर को राइज करने में इस तरह का रोल प्ले करती है, इनको ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। और किसी भी प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो हरारत होती है या पहले सर्दी या गर्मी होती है वो सारी की सारी इन्हीं गैसेस की वजह से होती है। वरना जो सबसे करीब प्लेनेट है मरकरी, वो चूंकि करीब है तो उसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है। उसके एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं बहुत थिन गैसेज हैं, लिहाजा वहाँ पे हीट ट्रैप ही नहीं हो पाती, लिहाजा मरकरी का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है। लेकिन अगर हम जो एंड पे है नेपच्यून है, उसकी बात करें तो एक आम इंसान ये समझता है कि क्योंकि नेपच्यून सबसे दूर है सूर्य से, तो लिहाजा वो शदीद ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो मरकरी से गर्म है क्योंकि वहाँ पे उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, तो लिहाजा एटमॉस्फेयर थिक होने की वजह से उसके अंदर हीट ट्रैप हो जाती है और उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि किसी भी प्लेनेट का जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो गैसेज मौजूद हैं उनका, उनकी थिकनेस कैसी है, उनकी डेंसिटी कैसी है। जितना थिक उसमें उसका एटमॉस्फेयर होगा, जितनी उसके अंदर जो है ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा होंगी, उतना ही उस प्लेनेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और अगर किसी प्लेनेट के अंदर जो गैसेज हैं वो थिन है या ग्रीन हाउस गैसेज की क्वांटिटी बहुत कम है तो उस प्लेनेट का टेम्परेचर बहुत कम होगा या नेगेटिव में चला जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत कम है यानी कोल्ड प्लेनेट है।
ओजोन ये एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का O3, और इसका काम ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनसे इंसानों को और बाकी जो एनिमल या इस तरह की लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओजोन को डिस्ट्रॉय जो कर रही हैं वो चीजें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रही हैं, जो कि एयर कंडीशनर से और रेफ्रिजरेटर से खारिज हो रहे हैं, स्प्रे के डब्बों से खारिज हो रहे हैं। ये सारे सारे ऊपर जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन को खत्म कर रहे हैं। ओजोन जो है ये दूसरी लेयर में मौजूद है, यानी ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ओजोन मौजूद है। ग्लोबल वार्मिंग उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को आगे बढ़ाएं तो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग वार्मर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, पौधों की लाइफ साइकिल तबाह हो रहे हैं। एसिड रेन, आम जो बारिश है उसके अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वगैरह मिक्स हो जाती है तो वही रेन एसिडिक रेन हो जाती है। एसिडिक रेन के इफेक्ट्स ये हैं कि प्लांट्स, एनिमल, एक्वेटिक लाइफ, बिल्डिंग वगैरह ये सारी सारी खराब हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। बिल्डिंग की जो चमक है वो खराब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स की कटिंग, ट्रीज की कटिंग, फॉरेस्ट की कटिंग, रेजिडेंस पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, फर्नीचर वगैरह के लिए जो आप दरख्त काटते हैं डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीन तरीकों से आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। 3R स्ट्रेटजी है। पहला R रिड्यूस, यानी कम इस्तेमाल करें। रीयूज, बार बार इस्तेमाल करें। रिसाइकल, यानी उस चीज को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाए। और इंसिनरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप वेस्ट मटेरियल को बर्न कर देते हैं हाई